हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? सम्राट अभी गुस्से में आंचल की तरफ आगे बढ़ने ही वाला था कि अल्फांसो की आवाज सुनाई पड़ी। आंचल ने मुड़कर अल्फांसो की तरफ देखा। आई एम फाइन डियर, पर तुमने ये क्या किया? अल्फांसो ने कंधे से आंचल को थामते हुए पूछा। ओह, तो ये है इस पागल लड़की का भाई, पर ये तो देखने में पूरी तरह से अंग्रेज लग रहा है। अल्फांसो को देखकर सम्राट ने अपने मन में सोचा, ये मुझे तुम्हारे बदले में कंपनसेशन देना चाहता था। इसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मेरे भाई को चोट पहुंचाई, इसलिए मैंने इसकी गाड़ी का कूड़ा निकाल दिया है और अब इसका कूड़ा निकाल दूंगी। फिर मांगते चलेंगे इसके घरवाले कंपनसेशन। आंचल चिल्लाते हुए बोली, लेकर चलो इसे अपने साथ। आंचल ने गार्ड्स को आदेश दिया और आगे अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए बढ़ गई। इधर गार्ड सम्राट की तरफ आगे बढ़ने लगे। अल्फांसो ने एक नज़र सम्राट की तरफ देखी और फिर अपने मन में कुछ सोचा। रुको, डोंट टच हिम, अल्फांसो ने गार्ड से कहा। अल्फांसो के इस रिएक्शन पर आंचल ने मुड़कर पीछे देखा। ये वो नहीं है जो गाड़ी में था, अल्फांसो तेजी से बोला। मतलब? आंचल ने अपने भाव उठाते हुए पूछा। मैंने देखा था, गाड़ी एक लड़की चला रही थी, ये तो उस गाड़ी में भी नहीं था, अल्फांसो ने आंचल को बताया। समझाओ अपनी बहन को, तब से मैं यही बात कह रहा हूँ तो ये सुनने को तैयार नहीं हो रही है। माना कि गाड़ी मेरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने किसी को धक्का दिया है। बिल्कुल पागल है ये लड़की, सम्राट पीछे से चिल्लाते हुए बोला। आंचल को पागल कहने पर अल्फांसो और आंचल दोनों ने एक साथ सम्राट को घूर कर देखा, पर सम्राट को देखकर अल्फांसो समझ गया कि ये एक इंडियन है और जाने क्यों वो चुप रह गया, जबकि सम्राट आगे गुस्से में बोल रहा था। माना कि ये एक एक्सीडेंट केस है, लेकिन क्या तुम्हारी कंट्री में पुलिस और जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है? ये गलती हमारी तरफ से हुई है। डोंट वरी, आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। अल्फांसो को ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आती थी, जबकि सम्राट और आंचल के बीच सारी बातें हिंदी में हुई थीं। इसलिए उसने आगे बढ़कर इंग्लिश में बोलते हुए बात संभाली। अरे, ऐसे कैसे दूसरी गाड़ी दे देंगे? दूसरी गाड़ी देने के नाम को सुनकर ही आंचल चिल्लाई। मुझे तुमसे कोई दूसरी गाड़ी चाहिए भी नहीं, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं ना, उन पैसों से इस पागल लड़की का इलाज जरूर करवा देना। बिल्कुल पागल है ये लड़की, सम्राट ने आंचल की तरफ देखते हुए कहा। अपने लिए बार बार पागल शब्द सुनकर आंचल गुस्से में अब सम्राट को मारने जा रही थी, लेकिन अल्फांसो ने पीछे से पकड़ लिया। कूल डाउन, इस तरह से मारपीट क्यों कर रही हो? अल्फांसो ने आंचल को समझाया। और तुम सब यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अपना काम करो, अपने आसपास लगी हुई भीड़ को डांटते हुए अल्फांसो ने कहा। सब लोग तुरंत तितर-बितर हो गए। अल्फांसो चिल्लाती हुई आंचल को पकड़कर पीछे से ले जाने लगा, जो अब इंग्लिश में सम्राट को गालियां दे रही थी। सर, अब हम लोग भी चलें? पीछे से आकर माहिर ने पूछा। सम्राट ने गुस्से में घूरकर माहिर की तरफ देखा। सर, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, माहिर ने धीरे से सर झुकाते हुए कहा। सम्राट ने एक बहुत दुख के साथ अपनी गाड़ी की तरफ देखा और दूसरी नजर अफसोस के साथ आंचल की तरफ डाली। गाड़ी के लिए सॉरी सर, मैं गाड़ी। दुख के साथ माहिर बोल रहा था कि सम्राट ने अपना हाथ ऊपर करके उसे आगे बोलने से रोक दिया, जबकि गाड़ी के लिए माहिर को सच में दुख हो रहा था। क्यों उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी लाने के लिए कहा था? गाड़ी की कीमत इतनी अधिक थी कि माहिर चाहकर भी कंपेंसेशन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी ऑलरेडी कंपेंसेशन के नाम पर बहुत हंगामा हो चुका था। इट्स ओके, मुझे तुमसे कोई कंपेंसेशन नहीं चाहिए। कंपेंसेशन के रूप में मुझे तुमसे इस लड़की की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सम्राट ने माहिर से कहा और मीटिंग के लिए तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ होटल के अंदर चल दिया। कंपेंसेशन? माहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी और सम्राट के पीछे होटल के अंदर दौड़ गया। राठौर विला, मुंबई, इंडिया। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरा राठौर विला सोया हुआ था, पर राठौर विला में बनाए हुए इस छोटे से राधा कृष्ण के मंदिर में हल्के हल्के सुमधुर स्वर में कृष्ण अष्टक की ध्वनि गूंज रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद शंख बजा और उसके बाद मंदिर की घंटी बजी। मंदिर की घंटी की गूंज लगभग हर एक कमरे में गई थी, पर सब लोग कान लपेटकर सोए हुए थे। कल रात राणा साहब की डिनर पार्टी में से आने के बाद इन लोगों को देर हो गई थी, और वैसे भी कुछ लोगों की नींद इस घर में 7 बजे से पहले नहीं खुलती थी और कुछ लोग तो 10 बजे उठने वालों में से थे।
इसके बाद आरती की थाली लिए हुए एक करीब 45 साल की औरत पूरे घर में आरती और धूप दिखाने लगी। साथ में वो शिव स्तुति भी करती जा रही थी, जिसकी गूंज घर के हर एक कमरे से होती हुई अमोघ सिंह राठौर के कमरे तक आई। कमरे का दरवाजा खोलकर उन्होंने अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर स्तुति गाते हुए उनके होंठ एक पल के लिए रुक गए। सामने किंग साइज बेड पर अमोघ सिंह राठौर आड़ा तिरछा सोया हुआ था। कमरे का एसी फुल स्पीड से चल रहा था और साथ में फैन भी। कौन है ये, जानते हैं अगले भाग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। इतना बड़ा हो गया लेकिन इसे ढंग से सोना भी नहीं आया। भगवान जाने इस लड़के को कितनी गर्मी लगती है। कमरे को स्विट्जरलैंड बना रखा है, कहते हुए अंबिका जी कमरे में आईं। पर कमरे में पैर रखते ही उन्हें तेज ठंड का एहसास हुआ। उन्होंने एक पूरी नजर अमोघ पर डाली, जिसे भी ठंड लग रही थी, और इस ठंड से बचने के लिए उसने बेडशीट को ही चादर बनाकर ओढ़ रखा था। भगवान जाने कब अक्ल आएगी इस लड़के को। कितनी बार मना किया है कि जिस बिछावन को बिछाते हैं उसे उड़ाते नहीं, पर इसका कंबल कहाँ है। आरती की थाल उन्होंने बेड के साइड वाली टेबल पर रखी और नीचे गिरे हुए कंबल को देखकर अफसोस से सर हिलाते हुए हल्के से मुस्कुराईं। सबसे पहले उन्होंने पंखा बंद किया और एसी का तापमान नियंत्रित किया। फिर उन्होंने फर्श से कंबल उठाया और अमोघ के शरीर पर हल्के से डालते हुए प्यार से उसके बालों को सहलाया। अपने बच्चे पर प्यार और ममता भरी एक पूरी नजर डालने के बाद वे लौटकर आरती की थाली उठाने जा ही रही थी कि अमोघ ने उनका हाथ पकड़ लिया। अंबिका जी पीछे पलटी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, तो जागा हुआ है? अंबिका जी ने हैरानी से पूछा। जवाब में अमोघ मुस्कुराया और उन्हें खींचकर अपने बेड पर बिठा लिया। तुमने सुबह उठने की ऐसी आदत लगा दी है कि अब तो चाहकर भी ज्यादा देर तक नहीं सो पाता। सुबह उठने के कारण मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं। थैंक यू। अमोघ ने प्यार जताते हुए अंबिका जी के हाथों को चूमा। कैसे सोता है तू? इतना बड़ा हो गया। ठंड लग रही थी तो कंबल ओढ़ लेना था, और उसे भी तुमने जमीन पर गिरा दिया था। अंबिका जी ने कुछ झूठी नाराजगी दिखाते हुए अमोघ को प्यार से डांटा। जवाब में अमोघ ने उनके पैरों पर अपना सर रख लिया। सुबह सुबह इतनी मेहनत कौन करे माँ, जब पता ही है कि आप कुछ देर में आओगी और फिर कर ही दोगी। आंखें बंद किए हुए अमोघ ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर अंबिका जी की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। क्या? अगले ही पल दोनों माँ बेटे हंस पड़े। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, तो फिर तुम्हें जिम में भी जाना होगा। मैं भी जाती हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रिंक भी तैयार करनी है, और फिर मुझे तेरे पापा को भी अभी देखना है। पता नहीं वे जाग चुके हैं या नहीं, और जागे होंगे तो ये समय उनकी चाय का है। अंबिका जी ने प्यार से अमोघ के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। जागे कैसे नहीं होंगे, आखिर उन्हें भी तो तुमने इतने सालों से सुबह उठने की आदत जो लगा दी है। अमोघ मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, तो मुझे उनके लिए चाय लेकर जानी होगी। उन्हें सुबह चाय की आदत है, अंबिका जी ने कहा। पर मेरा अभी उठने का बिल्कुल मन नहीं है माँ, तुम यहीं बैठो ना, अभी मुझे और सोना है। अमोघ ने अपनी दोनों बाहें अंबिका जी के कमर के आसपास लपेट ली और प्यार जताते हुए बोला। अमोघ, कल रात तुम लोगों को आने में वैसे भी काफी देर हो गई थी, पर तुम्हारे पापा काफी थके हुए लग रहे थे। क्या बात हुई थी राणा भाई साहब के घर में? अंबिका जी ने कुछ ठहर ठहर कर पूछा। किस मामले में माँ? अमोघ ने जानना चाहा। अंबिका जी को कुछ जवाब नहीं सूझा। तुम मुझे सारी बात बता दो, वहाँ कौन कौन सी बात हुई थी? उन्होंने कुछ सोचते हुए तेजी से कह दिया। एक दो बात हुई होती तब तो बताता, कई सारी बातें हुई थी। आपने पापा से ही क्यों नहीं पूछा? तुम्हारे पापा बता देते तो बात ही क्या थी। अमोघ के बालों में उंगलियां चलाते हुए एक पल के लिए अंबिका जी के हाथ रुके थे। अमोघ हल्के से मुस्कुराया। उसने अंबिका जी का हाथ अपने आंखों पर रख लिया था। पापा, आपसे कोई बात इसलिए नहीं बताते कि आप फालतू में टेंशन लेती हैं, जबकि आपके हाथों की उंगलियां जब हल्के हल्के हमारे सर पर चलती है ना, तो हमारे दिमाग की भी सारी टेंशन गायब हो जाती है। तो भला हम आपको टेंशन कैसे दे सकते हैं? अब छोड़िए इन सब बातों को। इस मामले को आप पापा और मुझ तक ही सीमित रहने दीजिए। आप बस हम लोगों से प्यार कीजिए, ऐसे ही मेरा सर प्यार से सहलाते रहिए। बाकी हम लोगों के अलावा आपको किसी और के बारे में सोच सोच कर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अमोघ मुस्कुराते हुए बोला। उसने अपना सर अंबिका जी की गोद में पूरी तरह से छुपा लिया था और उनसे अपने बच्चों जैसे नखरे उठवा रहा था। इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली हैं।
कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये लड़का पूरे 26 साल का हो गया है। अंबिका जी ने भी बहुत प्यार से अमोघ के सर पर हाथ फेरा। चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर रहेगा तो हमारा ही बच्चा ना। दरवाजे पर प्रारब्ध सिंह राठौर की गंभीर आवाज गूंजी। आप? अंबिका जी ने दरवाजे की तरफ खुशगवार नजर से देखते हुए कहा। अमोघ भी झटके से उठकर बैठ गया था और अपनी आंखें मलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। प्रारब्ध जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अमोघ के गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। लीजिए, आपके पतिदेव भी आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, अंबिका जी के कान में कहते हुए अमोघ हल्के से मुस्कुराया। शैतान कहीं का, वो मुझे ढूंढते हुए नहीं आए, बल्कि अपने लाडले बेटे को देखने आए हैं। अंबिका जी ने हल्के से अमोघ के कान पकड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्या बात हो रही है माँ बेटे में? प्रारब्ध जी कमरे में आते हुए बोले। आइए न पापा, कुछ देर यहाँ हमारे साथ बैठिए। अमोघ ने कंबल साइड करते हुए प्रारब्ध जी के लिए जगह बनाई। हमारी चाय कहाँ है अंबिका जी? अमोघ की बात को नजरअंदाज करते हुए प्रारब्ध जी ने पहले साइड टेबल पर रखे आरती के थाल से आरती ली और फिर अंबिका जी से पूछा। अमोघ ने आंखों ही आंखों में अंबिका जी को इशारा किया, जैसे कि उसने सही कहा था, पापा की सुबह आपकी चाय के बिना शुरू नहीं होती। अंबिका जी मुस्कुरा दी। अभी लेकर आती हूँ। हमारी और अमोघ की चाय बाहर लॉन में लेकर आइए, वहीं पर बैठकर आज तीनों साथ में चाय पियेंगे, प्रारब्ध जी ने कहा। अंबिका जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। और सुनिए, अर्जुन को भी जगा दीजिएगा, प्रारब्ध जी ने पीछे से कहा। जी। अंबिका जी के जाते ही अमोघ सीधा होकर बैठ गया था। अब दोनों बाप बेटे के चेहरे पर बिल्कुल गंभीर भाव थे। क्या बात है पापा, कोई परेशानी है क्या? तुम्हें पता है कि सम्राट सिंह राणावत कल डिनर पार्टी में क्यों नहीं आया था और अभी फिलहाल वो कहाँ गया हुआ है? प्रारब्ध जी ने बिना किसी भूमिका के अमोघ से पूछा। अमोघ ने इनकार में सिर हिलाया। सम्राट लंदन में है अमोघ, प्रारब्ध जी ने कहा। व्हाट? पर आपको कैसे पता? अमोघ ने बिल्कुल आश्चर्य में लगातार 2 सवाल कर दिए थे, जिसके जवाब में प्रारब्ध जी ने उसे घूरते हुए देखा। अमोघ घबरा गया था। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सम्राट आखिर लंदन में क्या कर रहा है? अपनी बात को संभालते हुए अमोघ ने कहा। तुम्हारा सवाल अभी भी गलत है अमोघ। यहाँ पर तुम्हारा सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि वो वहाँ क्या कर रहा है, बल्कि ये होना चाहिए था कि वहाँ क्या करने गया है। जल्दी पता करो अमोघ, सम्राट सिंह राणावत किस लिए लंदन गया है? प्रारब्ध जी ने कुछ कड़े शब्दों में कहा। अमोघ ने समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ते के टेबल पर मिलना, तुम्हारे फूफा जी भी आने वाले हैं। आगे की बात हम नाश्ते के बाद डिस्कस करेंगे। प्रारब्ध जी ने अमोघ के कंधे पर हाथ रखा और कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन प्रारब्ध जी के निकलते ही अमोघ काफी सोच में पड़ गया था। आखिर इनको पता कैसे चला कि सम्राट लंदन गया है? और जब इन्हें ये पता चल गया कि सम्राट लंदन गया है, तो उन्हें ये क्यों नहीं पता कि वो वहाँ किस लिए गया है? खैर, जो भी हो, अब तो ये मुझे पता करना ही होगा। आखिर लंदन से इन लोगों का कनेक्शन क्या है और सम्राट वहाँ किस लिए गया है? खैर, अभी तो पहले राजवीर सिंह चौहान के बारे में पता करना था और अब सम्राट सिंह राणावत के बारे में भी पता करना होगा। अमोघ ने सोचते हुए अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ चल दिया। राणावत विला, मुंबई, इंडिया। सुबह के 9 बजे थे। राणावत परिवार के लगभग सब लोग नाश्ते की टेबल पर जमा थे। एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर सेंटर में आशुतोष जी बैठे थे और वहीं पर उनकी वाइफ साक्षी जी खड़ी थीं, जो कि उनको नाश्ता परोसने का काम कर रही थीं। पर हैरानी की बात ये थी कि अभी भी इस घर के 2 महत्वपूर्ण सदस्य नाश्ते की टेबल से गायब थे और ये थे आदित्य जी और विराट। विराट कहाँ है? पराठे का टुकड़ा तोड़ते हुए आशुतोष जी ने अपनी वाइफ साक्षी जी से पूछा। मुझे क्या पता, साक्षी जी ने लापरवाही से जवाब दिया। आपको नहीं पता तो किसको पता होना चाहिए? आशुतोष जी ने पूछा। इसमें पता क्या करना है, अपने कमरे में ही होगा, साक्षी जी ने फिर से लापरवाही दिखाते हुए कहा। लेकिन उनके इस जवाब से आशुतोष जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, पर फिर भी उन्होंने कुछ समझदारी से काम लिया। काहे की माँ है आप, जब आपको यही नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ है? बोल तो ऐसे रहे जैसे कि मैं कॉपी पेन लेकर बैठी हुई हूँ सबका शेड्यूल नोट करने के लिए। इसके अलावा तो जैसे मेरे पास और कोई काम बचा है ही नहीं। साक्षी जी ने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया।
अगर आपके पास हजारों काम हैं, तो उन हजारों कामों में से ये एक काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कॉपी पेन लेकर शेड्यूल नोट करने के लिए नहीं बैठी हैं, तो बैठ जाइए। आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि आपके पति और बच्चे कहाँ हैं, कब उनके नाश्ते और खाने का टाइम होता है। आशुतोष जी ने इस बार कुछ नाराजगी जताते हुए कहा, मेरा पति मेरे सामने बैठा हुआ है और वो मेरे बच्चे नहीं हैं। साक्षी जी ने साफ कहा, पर मेरे तो हैं और मेरी बीवी होने के नाते आप उनकी माँ हैं। आशुतोष जी ने कुछ जताते हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ साथ आपको मेरी जिम्मेदारियों को भी उठाना पड़ेगा, और जब जिम्मेदारियां नहीं उठाई जा रही हैं, तो जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही क्या थी। आशुतोष जी ने इस बार कुछ ऊंची आवाज में कहा। रुचि और शुचि अपना नाश्ता छोड़कर इन दोनों की तरफ देखने लगी, जो कि अब बिल्कुल लड़ने के मूड में आ गए थे। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। साक्षी जी का स्वभाव भले ही कुछ तेज था, लेकिन आशुतोष जी हमेशा शांति से काम लेते थे, पर इस समय वो शातित गुस्से की चपेट में थे। ये क्या हो रहा है? रुचि ने आंखों में देखते हुए शुचि से पूछा। मुझे क्या पता, जवाब में शुचि ने अपने कंधे उचका दिए और आंखों में उसे आगे देखने की तरफ इशारा किया, जहां की अब बात बढ़ती ही जा रही थी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके दोनों बच्चे मुझे अपनी माँ नहीं मानते। वो माँ नहीं मानती, या फिर आप उनकी माँ बनने की कोशिश नहीं करती। वो कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं जिन्हें गोद में लेकर फीडर से दूध पिलाती चलूं और हर टाइम उन्हें पैम्पर करती चलूं। अब बड़े हो गए हैं, इन दोनों की अपनी एक अलग दुनिया है। साक्षी जी ने तड़क कर कहा, मैं भी उन्हें दूध पिलाने और पैम्पर करने के लिए नहीं कह रहा, पर माँ की जरूरत बच्चे को हर समय होती है, इतना तो आप भी समझती हैं। मानता हूँ सम्राट का स्वभाव कुछ तेज है, लेकिन विराट तो ऐसा नहीं है। कम से कम आपको विराट की तो ध्यान रखना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, आपको तो अपने इन्वॉल्वमेंट से ही फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे चाहे कहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? आशुतोष जी ने कहा। क्या हुआ बड़े पापा? बात को बढ़ते हुए देखकर दोनों बहनों ने एक साथ पूछा। आशुतोष जी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वे तो शायद भूल ही गए थे कि रुचि और सूची भी सामने नाश्ते की टेबल पर ही हैं। उन्हें तुरंत अपनी बातों का अफसोस हुआ। कुछ नहीं बेटा, बस विराट के बारे में जानना चाहता था। तुम लोग अपना नाश्ता करो, उसके बाद मैं खुद तुम दोनों को आज कॉलेज छोड़ दूंगा। दोनों बहनें खुशी से मुस्कुरा दी। आशुतोष जी ने उन्हें उनका मनपसंद चॉकलेट दे दिया। अब आप यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? जाइए, जाकर विराट को जगाकर लाइए, जल्दी से नाश्ता करें और मुझसे ऑफिस में आकर मिलिए। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आशुतोष जी ने एक गुस्से भरी नजर साक्षी पर डाली और वापस अपने नाश्ते पर अपना ध्यान लगाया। बीवी नहीं, नौकरानी समझकर रख लिया है। इनका भी शेड्यूल का ध्यान रखो और उनके बच्चों का भी। लगता है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ और काम ही नहीं है। और ये लड़का भी ना, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन रोज इसे खाने नाश्ते का टाइम याद दिलाना पड़ता है। साक्षी जी अपना पैर पटकती हुई ऊपर विराट के कमरे में उसे जगाने के लिए चल दी। ये तुम दोनों का टिफिन मैंने पैक कर दिया है, भूलना मत, याद से लेती जाना। दीक्षा जी रुचि और सूची का टिफिन लेकर डाइनिंग टेबल के पास आईं, लेकिन साक्षी जी बड़बड़ाती हुई विराट के कमरे में जा रही थीं, और उनकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि नीचे डाइनिंग टेबल तक सबको साफ सुनाई पड़ रही थी। दीदी को क्या हुआ? दीक्षा जी ने हैरानी में अपनी दोनों बेटियों से पूछा। आशुतोष जी को सामने देखकर दोनों ने कुछ नहीं कहा और इनकार में सिर हिलाया, जैसे उन्हें इस मामले में कुछ पता ही नहीं। अब दीक्षा जी ने कुछ सवालिया निगाहों से आशुतोष जी की तरफ देखा। अरे होना क्या है, केवल ये कह दिया है कि जब ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम अपने बेटे का तो ध्यान रखिए, इसीलिए चिढ़ गई हैं। एक ना जाने कहाँ गया हुआ है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं, और दूसरा जो घर पर ही है उससे भी इतनी बेरुखी। बेहद है ये औरत। आशुतोष जी ने कुछ गुस्से में कहा। रहने दीजिए भाई साहब, मैं देख लेती हूँ। आप तो दीदी का स्वभाव जानते ही हैं, तो आपको उनसे कहना ही नहीं चाहिए था। दीक्षा जी ने बात संभालने की कोशिश की। तुम तो सब कुछ देख ही लोगी और सब कुछ अकेले ही संभालती हो, लेकिन जो तुम्हें देखने वाला है उसका कोई पता ठिकाना है नहीं। आशुतोष जी ने खुद दीक्षा जी से सवाल किया और खुद ही उसका जवाब देते हुए बोले। एक अपनी जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहती और दूसरा अपनी जिम्मेदारी किसी पर देना ही नहीं चाहता। हद हाल है इस घर का, सब अपने अपने राह पर चले हुए हैं। आशुतोष जी हल्के गुस्से में बोले। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, वो आज बता कर गए हैं। दीक्षा जी ने तेजी से कहा। क्या? एक साथ आशुतोष, रुचि और सूची के मुंह से निकला।
आप तीनों ऐसा रिएक्शन क्यों कर रहे हो? दीक्षा जी ने तीनों को एक साथ इस तरह से चौंकते देखा तो पूछा। तुम जब ऐसी बात बोलोगी तो ऐसा रिएक्शन आएगा ही ना, रुचि बोली। शुक्र मानो कि अभी तक तुम्हारी बात सुनकर हमें खुशी के मारे हार्ट अटैक नहीं आया, सूची ने कहा। शुभ शुभ बोलो, हमेशा उल्टा ही बोलती हो, दीक्षा जी ने प्यार से सूची को डांटा। और नहीं तो क्या, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला है? पापा तुमको बताकर गए हैं कि वो कहाँ गए हैं? बात क्या है, सब कुछ ठीक है ना? रुचि और सूची दोनों मुस्कुरा रही थीं। तुम लोग भी ना? इन दोनों की मुस्कुराहट देखकर दीक्षा जी भी मुस्कुरा दी और उन्होंने आशुतोष जी की तरफ देखा, जो कि सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। हाँ भाई साहब, आज उन्होंने मुझसे बताया है कि इलेक्शन सर पर है, तो वो आज एक कोई नई पार्टी है उससे मिलने गए हैं। समय कम है और सुबह के समय लोग घर पर मिल जाते हैं, इस कारण, दीक्षा जी ने तेजी से बताया। आशुतोष जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया, जैसे उन्हें भी सच में इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य जी आज दीक्षा जी से बताकर घर से कहीं गए हैं। चलो, किसी के ऊपर तो मेरे समझाने का असर हुआ। अचानक से कल रात वाली बात याद आई तो आशुतोष बोला। मतलब? दीक्षा जी को बड़ा अटपटा सा लगा। कुछ नहीं, तुम ये बताओ कि कब तक आने को बोल गया है? ऑफिस आएगा कि नहीं आज? आशुतोष जी ने बात बदलते हुए पूछा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आशुतोष जी ने बात बदलते हुए पूछा। तुम ये बताओ कि कब तक आने को बोल गया है? ऑफिस आएगा कि नहीं आज? उन्होंने तो कहा था कि वो नाश्ते के टाइम से ही वापस आ जाएंगे। अब तक तो उन्हें वापस भी आ जाना चाहिए था, दीक्षा जी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। तो हम वापस आ चुके हैं, हमारा नाश्ता भी लगाएं, आदित्य जी की आवाज आई। जी, मुस्कुराते हुए दीक्षा जी ने कहा और तेजी से किचन की तरफ चली गईं। आदित्य जी ने हैरानी से जाती हुई दीक्षा जी की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उनकी नजर आशुतोष जी, रुचि और सूची की तरफ गई, जो कि उनकी तरफ लगातार मुस्कुराते हुए देख रहे थे। क्या हुआ? आप तीनों इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? आदित्य जी ने पूछा। कुछ नहीं, रुचि बोली, पर आपने हमारी मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट चिपका दी है। थैंक यू, सूची ने धीरे से कहा। आशुतोष जी और आदित्य जी दोनों को इन दोनों की बात सुनाई पड़ी थी। इन दोनों की बात सुनकर आशुतोष जी मुस्कुरा दिए, वहीं आदित्य जी ने कुछ नहीं कहा और गंभीर भाव से अपने चेयर पर बैठ गए। प्यार जताया करो, अच्छा लगता है, आशुतोष जी ने आदित्य जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। ज्यादा प्यार जताने से लोग सर पर भी सवार हो जाते हैं, आदित्य जी ने अपना सर झटकते हुए कहा। उनकी नजर अभी रुचि और सूची पर जमी हुई थी, जो कि अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए जल्दी जल्दी अपना नाश्ता फिनिश कर रही थीं। छोड़ो इन्हें, बच्चियां हैं, हमारे घर नहीं हंसती मुस्कुराती हुई दिखेंगी तो कहाँ जाकर हंसेगी? तुम अपना बताओ, कहाँ गए थे? आशुतोष जी ने बात बदलते हुए पूछा। अभी आदित्य जी को जवाब देते उसके पहले घर में जोर जोर से लड़ने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। दोनों हैरानी में दरवाजे की तरफ देखने लगे। जिस तरफ से ये आवाज आ रही थी, एक साथ दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। कहाँ गए थे तुम? साक्षी जी ने दरवाजे पर विराट को रोकते हुए पूछा। कहाँ गया था? हाँ, याद आया, जहाँ गया था वहीं से तो वापस आ रहा हूँ, विराट दांत दिखाते हुए बोला। वापस तो आओगे तुम तब ना, जब मैं तुम्हें घर में इंटर होने दूंगी। पहले ये बताओ कि मुझसे बताए बिना तुम कहाँ गए थे? साक्षी जी ने गौर से विराट के चेहरे को देखते हुए पूछा। साक्षी जी के सवाल पर विराट इधर उधर अपनी मदद लिए देखने लगा। एक तो वो नालायक गधा है, जो कब घर में आता है और कब घर से बाहर चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता। नाम उसका सम्राट क्या रख दिया है, अपने आप को पूरे घर का सम्राट समझने लगा है, अपने मन का सम्राट। किसी को कोई जवाब देना तो दूर, बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? मैंने कोई गलती नहीं की, मैं निर्दोष हूँ, मुझ मासूम पर तो रहम करो। तुम और मासूम किस एंगल से दिखते हो? अपनी ये नौटंकी कहीं और जाकर दिखाना। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों नौटंकीबाज को, लेकिन मानना पड़ेगा, और कोई काम में तो नहीं, लेकिन नौटंकी करने में तुम उसके बड़े भाई हो, साक्षी जी ने जैसे विराट को याद दिलाया। वो तो मैं हूँ ही, विराट हल्के से मुस्कुराया।
चुप भी करो, अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों भाइयों को, एक एक नस पहचानती हूँ तुम दोनों की। वो तो कोई भी बात शुरू से ही नहीं सुनता, लेकिन अब देख रही हूँ कि तुम भी उसी कैटेगरी में शामिल होते जा रहे हो। फर्क बस इतना है कि वो नालायक जो करता डंके की चोट पर करता है और तुम मक्खनबाजी करके करते हो। सब समझ में आता है मुझे, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। और हाँ, अपने बाप की तरह मुझे बेवकूफ समझने की बिल्कुल भूल मत करना। सुंदर लड़कियां बेवकूफ होती हैं, लेकिन मैं एक्सेप्शन केस हूँ, ब्यूटी विद ब्रेन। साक्षी जी इतराते हुए बोली, इसमें कोई शक है क्या कि मेरी माँ ब्यूटी विद ब्रेन नहीं है? आपकी जैसी खूबसूरत और दिमाग वाली लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। सच कह रहा हूँ, अगर मैं दुनिया में 25 साल पहले आया रहता तो आपसे ही शादी कर लिए रहता। फिर पापा का क्या होता? विराट ने मक्खनबाजी की। पापा का जो होना होता वो हो जाता, लेकिन तुम अभी अपनी सोचो कि तुम्हारा क्या होने वाला है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों को अब माँ की जरूरत नहीं रह गई है, और अगर नहीं रह गई है तो ये भी साफ साफ बता दो। साक्षी जी गुस्से में आशुतोष जी की तरफ देखते हुए बोली। विराट को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अचानक हुए इस हमले से वो गड़बड़ा करा था, और ऊपर से साक्षी जी के खतरनाक तेवर। आंखों से ही लग रहा था कि अब जरूर सुबह सुबह उनकी आशुतोष जी से किसी बात पर बहस हो चुकी है, और उसका गुस्सा उतारने के लिए किसी भी पल वो अपना चप्पल निकालकर विराट की अच्छी पूजा कर देंगी। बात क्या है मम्मी, आज सुबह सुबह आप उखड़े मूड में क्यों हैं? मैं किस मूड में हूँ ये बात छोड़ो, पहले ये तुम बताओ कि आज तुम दोनों बाप बेटे किस मूड पर बैठे हो? अभी तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा कि मुझे तुम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। मैं तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे कमरे में दौड़ती हुई गई, लेकिन वहाँ पर खाली बेड और जमीन पर गिरा हुआ कंबल। उल्टा मुझसे ही तुम्हारा पता पूछ रहा था। तुम कहाँ गए थे? जल्दी बताओ, मुझे अभी तुम्हारे पापा को बताना है। मैं खुद पापा को बता सकता हूँ, जस्ट रिलैक्स। और मैं उनसे ये भी पूछ रहा हूँ कि उन्होंने मेरी मॉम से ऐसे क्यों बात की। विराट आगे निकलने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन साक्षी जी बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गईं।